स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी सुमन साहू आपके लिए हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग देखते हैं कि आपकी कक्षा 10 में किस तरह के प्रश्न आएंगे। हम लोग आज प्रश्न डिस्कस करेंगे, क्या जरूरी प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा में आज आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि अपठित गद्यांश भी आने वाला है और अपठित पद्यांश भी। तो सबसे पहले देखते हैं जो गद्यांश आएगा अपठित वो कैसा होगा। इस तरह का गद्यांश भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए गद्यांश का ये हम लोगों को क्या देखना है, हमें देखना है कि स्तर कैसा है। जो भी गद्यांश और पद्यांश आएंगे उसका स्तर कैसा होगा, किस लेवल का होगा। बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा आसान तो नहीं है। जो भी गद्यांश आएगा वो आपकी समझ के अनुरूप ही आएगा, आप उसे पढ़कर आसानी से बना पाइएगा। देखिए ये प्रश्न, ये गद्यांश क्या कहता है। इस गद्यांश में हमें प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताया जा रहा है कि आज जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ा है, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं हम उसके दोषी हैं। तो ये जो पूरा गद्यांश होगा ये उसी सारी चीजों पर आधारित है ना। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गद्यांश से, अपठित गद्यांश से कुल कितने नंबर के, कितने अंक के प्रश्न आएंगे। कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 4 अंक के प्रश्न है 1 नंबर के, बिल्कुल लघु उत्तरीय, आपको बस टिक करना है। जैसे हमारा दैनिक विष क्या है, तंबाकू सेवन, भोज्य पदार्थ, मदिरा सेवन, शीतल पेय। हमने अभी अपने गद्यांश में ही ये पंक्तियां पढ़ी हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ेंगे और इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखिए 1 नंबर के कितने प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय, ये है 4 प्रश्न। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है, छीन शब्द का अर्थ। मतलब गद्यांश में से एक प्रश्न ऐसा भी आएगा जिसमें से किसी भी शब्द को रेखांकित कर दिया जाएगा या शब्द लिख दिया जाएगा आपको, और उसका अर्थ आपको बताना है। तो इससे क्या होगा, देखिए इसे छीन शब्द का अर्थ आपको, मतलब समझिए छीन का अर्थ आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप गद्यांश में पढ़ेंगे तो जहां पर भी ये पंक्ति होगी, देखिए जैसे यहाँ पर हमारी पंक्ति है, अत्यंत तीव्र गति से छीन होती जा रही है। हम दूसरा रंग ले लेते हैं, अत्यंत तीव्र गति से छीन। तो ये जो छीन है, मान लीजिए आपको इसका अर्थ नहीं पता, लेकिन हम जब ये वाक्य में पढ़ेंगे तो हम इसके अर्थ का अंदाजा तो लगा सकते हैं। जैसे क्या है, वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से छीन। छीन मतलब छीन होती जा रही है। वन संपत्ति क्या हो रही है आजकल, कम हो रही है, बर्बाद हो रही है, घट रही है। तो छीन का यही, इन्हीं सारी चीजों में से छीन का कोई एक मतलब होगा ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, छीन शब्द का अर्थ है बलवान, संतुलन, छाया और नष्ट। आप आसानी से बता सकते हैं कि इस छीन का अर्थ क्या है। तो हमने किस तरह इसका अर्थ निकाला, मान लीजिए हमें शब्द का अर्थ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे वाक्य को 2-4 बार अच्छे से पढ़ेंगे, अर्थ हमें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा, खेत बनाना, फर्नीचर बनाना, रास्ता बनाना, भूमि को आरक्षित करना। एक चीज देखिए, जब हम बात करते हैं खेत बनाना, फर्नीचर बनाना, रास्ता बनाना, ये सारे काम हो सकते हैं। अब इस सारे में से कोई एक तो आप नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो ऐसे कोई एक काम नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए जंगलों को काटने का मतलब होगा भूमि को आरक्षित करना। आपको अपना उत्तर भी मिल गया। किस तरह, देखिए मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि मान लीजिए आपने पूरी गद्यांश को पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रश्न पर जा रहे हैं। परीक्षा में चूंकि समयावधि आपकी बंधी हुई रहती है, उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ विद्यार्थी इस पोर्शन को सबसे अंत में करते हैं, उनके पास समय की बहुत कमी होती है, तो क्या करते हैं वो जल्दी जो पढ़ते हैं, जो समझ में आ रहा है उसको टिक कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति से आपको बचना है। आपको क्या करना है, अपने प्रश्न को पढ़ना है, वापस से गद्यांश पर आना है। 1-2 मिनट लगेंगे इसके लिए, आप उसको सरसरी निगाह से पढ़िएगा, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें। ये तो हो गया। अब देखिए उसी गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये कितने नंबर का प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वो हमारा रिक्त स्थान है, वो हमारा क्या है। आप गद्यांश पर जाइए, उसको पढ़िए और इस शब्द को खोजकर भरिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, वन संपदा अत्यंत तीव्र गति से रिक्त स्थान होती जा रही है। क्या होती जा रही है, तीव्र गति से
कम हो रही है, छीन हो रही है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके जो गद्यांश है आप उसमें पढ़िए कहाँ पर ये सुराग शुरू हो रहा है, कहाँ पर ये पंक्तियां कहाँ पर शुरू हो रही है कि वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से छीन। मिल गया ना आपको उत्तर। किस तरह हमने देखा, हमने पहले अपने पूरे गद्यांश को पढ़ लिया, फिर हम प्रश्न पर गए और वापस से गद्यांश में आकर अपने उत्तर को हम लोग देखते गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो भी कितने हैं, 1 और 2 प्रश्न हैं। मैंने कहा था कि कुल आपके कितने प्रश्न बनेंगे, कुल आपके बन रहे हैं 2 2 4 5 6 और 4 10 नंबर के प्रश्न किससे आ रहे हैं, अपठित गद्यांश से। 10 नंबर के प्रश्न अपठित पद्यांश से। देखिए उनका स्तर कैसा रहेगा, हम लोग वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, वन संपदा को नष्ट करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। आप पूरा जो गद्यांश है उसको अच्छे से पढ़िए, फिर आप अपने शब्दों में ये चीज बताइएगा कि उसको नष्ट करने का परिणाम क्या हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है आपके लिए, आप ये चीजें बहुत आसानी से बता सकते हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से मनुष्य की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि जब प्रश्न 2 नंबर का हो तो आपको 4 से 5 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां लिखनी है, आपको 4 से 5 पंक्तियां लिखनी है इसका उत्तर। ठीक है, इसलिए लिखनी है क्योंकि ये कोई विज्ञान का विषय नहीं है, ये आपका सामाजिक ज्ञान का विषय नहीं है, ये आपका भाषा का विषय है। तो भाषा के विषय में आपको अपने विचारों को प्रकट करना होता है बिल्कुल अच्छे से, तो उसके लिए आपको 4 से 5 पंक्तियां लेनी होंगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। अगला हमारा प्रश्न बनता है अपठित काव्यांश। काव्यांश क्या दिया हुआ है, देखिए किसकी लिखी हुई है ये कविता। अगर कहीं आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों को याद होगी, ये रामधारी से दिनकर जी की लिखी हुई है कविता और उसकी ये पंक्तियां दी हुई हैं। ये जो पूरा काव्यांश है आप लोगों को काव्यांश पढ़ना है और उसको समझना है। अगर मान लीजिए काव्यांश कभी कभी थोड़ा कठिन आ जाए, आपके स्तर से थोड़ा ऊंचा हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब क्या करिए, आप उसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, प्रश्नों पर जाइए। जैसे देखिए, उपयुक्त काव्यांश के अनुसार टूटे तारों पर कौन शोक नहीं मनाता। हमने अभी अभी पढ़ा कि टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, हमें उत्तर मिल गया। आपने अर्थ नहीं समझा है पूरा, लेकिन पंक्तियों से मिला मिलाकर आप उत्तर तो बता पा रहे हैं। ठीक है, जब ऐसी स्थिति हो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करिए, पंक्तियों से मिलाकर अपने उत्तर को चिन्हित करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुसुम का अर्थ क्या होता है, कुसुम का अर्थ क्या होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता होगी, आप लोग 10वीं के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। आगे देखिए, मधुबन किसका प्रतीक है। मैंने बोला कि इसमें अर्थ भी पूछ सकता है किसी भी शब्द का, जैसे वहां पर कुसुम का अर्थ पूछा ना। अब बताइए मधुबन किसका प्रतीक है। हम जब पढ़ते हैं वो पूरी पंक्तियां तो हमें ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, किसके सूखने पर मधुबन शोर नहीं मचाता, किसके सूखने पर मधुबन शोर नहीं मचाता। आप पढ़ेंगे काव्यांश तो ये पंक्तियां बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान आ गया, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। अंबर के रिक्त स्थान को देखो, किसको देखो, अंबर के किसको देखो, तारों को देखो। आपको तो ये मतलब एक बार आप पढ़ेंगे ये काव्यांश, ये जो कविता की पंक्तियां हैं, बहुत सारी उसके शब्द ऐसे बहुत सारे होंगे जो आपके जबान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे ना एक बार। तो इस तरह के जो प्रश्न जो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से बना पाइएगा। जीवन में वह था एक रिक्त स्थान जिस पर कवि निछावर थे। कौन था जिस पर कवि निछावर थे, पढ़िए, आप पढ़कर इसको बनाइएगा आराम से। आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। ठीक है, कुल आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर। प्रश्न क्या है, सितारे के डूबने पर कवि क्या प्रेरणा देता है। अभी हमने क्या पढ़ा, जो कविता हमने पढ़ी ओज और जोश से भरी हुई कविता थी, उस कविता की कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि अपने अंबर, अपने टूटे हुए सितारों पर भी कभी भी क्या करता है, शोक नहीं मनाता। ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है। ये गद्यांश आप पढ़ेंगे, उसका कुछ तो भाव बोध आपके मन में जाएगा, आपको कुछ तो समझ में आएगा कि भाई ये 4 पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। तो उन्हीं 4 पंक्तियों से ये प्रश्न बन गया है कि सितारों के डूबने पर कवि क्या प्रेरणा देता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी कविता यूं ही निरर्थक नहीं लिखी जाती, कविता के पीछे कविता का एक मूल भाव होता है जो कवि सोच के लिखते हैं, और उसके बाद कविता का
जो भाव होता है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं ये कविता पढ़ रही हूँ और मैंने कभी अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों का सामना किया हो या कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो तो मुझे वो घटनाएं याद आएंगी। और आप जब ये कविता पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका जीवन बिल्कुल साधारण चल रहा है, कभी ऐसे कोई घटना नहीं हुई है, तो भी क्योंकि इसमें बहुत ओज है, आपको पढ़कर जोश का तो अनुभव होगा। आप ये तो समझ पाएंगे कि भाई इस पूरा परिप्रेक्ष्य में जोश की बात हो रही है, उदास रहने की बात नहीं हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है। बिल्कुल यही चीज है, आपको बस सार समझना है और लिखना है। 2 नंबर का है तो आपको 4 से 5 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न बनता है, कुसुम किसका प्रतीक है, कवि उसके मुरझाने पर क्या सोचता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई कि कोई भी कविता उसके पीछे मूल संवेदना होती है। ये दोनों जो प्रश्न हैं वो कविता की संवेदना से जुड़े हैं। मतलब आपको पंक्तियों को पढ़कर समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वहां पर कि भाई हर एक पंक्ति से क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कविता आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, लेकिन एक मूल आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, एक मूल भाव आपको पता चलेगा। वही चीज है कि इस कविता का मूल भाव क्या है। मैंने बोला आपको आगे बढ़ने की, अपनी पुरानी चीजों को, जो आपकी गलतियां हैं, जो आपके दुख हैं, उसको भूलिए और सुख की ओर बढ़िए, अच्छी यादों की ओर बढ़िए, अच्छी चीजों को करिए। मतलब जितनी भी चीजें जो आपको पीछे खींचती हैं, आपको निरुत्तर करती हैं, आपको हतोत्साहित करती हैं, उन चीजों को भूलना है। यही है, यही सार होना चाहिए। तो क्या है, कुसुम किसका प्रतीक है, कवि उसके मुरझाने पर क्या सोचता है। अब आप उस चीजों को प्रतीक जो है कि बगीचा में देख लीजिए, वहां इतने फूल है, हर रोज हजारों फूल उसमें से सूख जाते हैं, पर कभी आपने देखा है कि बगीचा शोर मचा रहा हो या बगीचे को कुछ कौतूहल हो कि भाई ये फूल क्यों सूख रहे हैं। नहीं, वो खुश है कि अगर ये सूख रहे हैं तो नए जो फूल खिल रहे हैं वो उनका स्वागत कर रहा है। तो कभी ये बातें हमारे लिए बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो बीती बातें हैं, जो निराशा है, उसको भूलकर हम लोगों को आगे अच्छी बातों को बढ़ना है। यहाँ पर कुसुम किसका प्रतीक आपको जान पड़ता है, आपके जीवन की किसी एक घटना को ले सकते हैं। हम लोग आते हैं व्याकरण पर कि व्याकरण में आपके कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, एक नंबर के 10 प्रश्न है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि क्रिया से कितने प्रश्न रहेंगे, अव्यय से कितने प्रश्न रहेंगे। देखिए हम एक बार फिर से देखते हैं कि क्रिया से कितने प्रश्न है। देखिए, जेब से चाकू निकाला, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। पहला प्रश्न। दूसरा, वह पानी पी रहा है, क्रिया भी एक बताए। 2 प्रश्न क्रिया से, तीसरा प्रश्न भी क्रिया से। हम लोग ये दिखते जाते हैं पर हमें याद रहेगा कि कुल कितने प्रश्न हैं जो किससे हैं, क्रिया से हैं। क्रिया से कितने प्रश्न बन रहे हैं, क्रिया से 3 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्रिया के बाद क्या आ रहा है, वाक्य। वह मुझे आने के लिए कहता है, कौन सा वाक्य है। 1 नंबर का प्रश्न, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, वाक्य किस प्रकार का है। ये भी वाक्य का प्रश्न। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन सा वाक्य है, वाक्य से तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वे उन्नति करते हैं, कैसा वाक्य है। मतलब हमें क्या पूछा जा रहा है, वाक्य का प्रकार। हमें वाक्य भी पढ़ना है, उसके प्रकार भी पढ़ने हैं, क्योंकि प्रश्न उसी में से आया है ना। कितने प्रकार वाक्य आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे आगे। हम लोग जब इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो देखेंगे हमें कैसे पकड़ना है इस चीज को। लेकिन अभी हमको देखना है कितने नंबर के वाक्य के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4 हम लोग देख लेते हैं। वाक्य से कितने प्रश्न है, वाक्य से भी 4 प्रश्न है ना। चलिए आगे देखिए, अब क्या आ रहा है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जड़ का क्या मतलब है और जड़ का और क्या क्या अर्थ निकल सकता है। अनेकार्थी का क्या मतलब होता है, एक शब्द हो और उसके अर्थ कितने हो, बहुत सारे अर्थ निकले। हमें कौन सा शब्द दिया गया है, जड़। जड़ का और क्या क्या अर्थ होता है आप लोगों को पता भी होगा। पेड़ की सबसे नीचे की हम लोग शाखा क्या कहते हैं, जड़ ही कहते हैं ना। जड़ से ही ना ऊपर पेड़ आता है। और जड़ जो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि है, कहते हैं ये चीज। देखिए 2 चीजें हमें जड़ से मिल गई। और देखिए अचेतन और जोड़। जोड़ होगा कभी भी जड़ का, जोड़ नहीं होगा। जोड़ का क्या अर्थ होता है, धनात्मक, धन, किसी चीज को जोड़ देना, धन कर देना। अचेतन, अचेतन और चेतन, हमने 2 चीजें सुनी होंगी, आपने अपने विज्ञान में भी ये बातें सुनी होंगी
कि चेतन और अचेतन, चेतन जो जीवित है, जो सजीव है, और अचेतन जो हम अचेतन किसको बोलते हैं, जो निर्जीव है, मुरझाया हुआ है, या जिसमें जीवन नहीं है, है ना। तो हम जब बात करते हैं जड़, तो जड़ भी एक तरह से वही चीज हुई ना। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अनेकार्थी शब्द का आप लोग मतलब समझिए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, कौन जड़ का अनेकार्थी शब्द है? अभी क्या पूछ रहा है? नहीं है। कभी कभी प्रश्न उलट के भी देता है, तो प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको ये जानना भी है कि अनेकार्थी शब्द है क्या, तभी तो आप इसका उत्तर दे पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो मतलब इसका हमारा उत्तर क्या है? देखिए, इसका उत्तर तो जोड़ होगा। आगे हम सब इसका उत्तर फिर से हम लोग उत्तर करेंगे भी। ठीक है, अनेकार्थी शब्द से एक प्रश्न। दूसरा अर्थ देखिए, आदि का सही अर्थ है, अली का कौन सा अर्थ सही नहीं है? देखिए, ये दोनों जो प्रश्न हैं ये भी अनेकार्थी से है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि अभी प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अनेकार्थी नहीं है, फिर प्रश्न कर सकता है कौन सा अनेकार्थी है। जैसे ये पूछ रहा है कि आदि का सही अर्थ क्या है, मतलब आदि के बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं, आपको उसमें से इन चारों ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका क्या? आप ऑप्शन देखिए, अदरक, अनादि, प्रारंभ और आर्य। आप सबको उत्तर पता चल ही गया होगा। देखिए अगला प्रश्न, अली का कौन सा अर्थ सही नहीं है? ये प्रश्न के बारे में ही मैं आपको बता रही थी कि वहां पर जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? अनेकार्थी शब्द, बहुत सारे, एक शब्द जो बहुत सारे अर्थ थे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अली तो बहुत सारा अर्थ दे रहा है, आप बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो अली अर्थ नहीं दे रहा है? ठीक है, मतलब प्रश्न को उलट दिया गया है। बताइए, मतलब अनेकार्थी शब्द से कितने प्रश्न बन रहे हैं? 3 प्रश्न आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अव्यय, अव्यय पदों से तो 6 प्रश्न, बिल्कुल हम सब देख रहे हैं परीक्षा के प्रारूप में कि कितने प्रश्न आ रहे हैं अव्यय से। अव्यय से हमेशा 6 प्रश्न लगे ही हुए हैं। 6 प्रश्न हमेशा अव्यय से देखने के लिए मिल ही रहे, कभी 6 प्रश्नों से कोई कमी हमें नहीं नजर आ रही है। देखिए पहला प्रश्न क्या है? अच्छे चरित्र, रिक्त स्थान, जीवन निरर्थक है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय मैंने बताया है आप लोगों को कि अव्यय क्या है। अव्यय वैसे शब्द हैं जिस पर बाकी किसी भी चीज का असर नहीं होता। किसी भी चीज से हमारा क्या तात्पर्य है? कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, भूतकाल है, भविष्यत काल है कि वर्तमान काल है, उसका भी असर नहीं पड़ता। क्रिया का कौन सा रूप चल रहा है, उससे भी असर नहीं पड़ता। मतलब अव्यय वो शब्द, अविकारी शब्द है जो सारी परिस्थिति बदल जाए पर ये अव्यय नहीं बदलता। ठीक है, इससे कितने प्रश्न बन रहे हैं अव्यय से? अव्यय से कुल 6 प्रश्न बन रहे हैं ना। एक चीज और है, यहाँ मैंने बोला आपको 6 प्रश्न, पर देखिए यहाँ आपका जो अगला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद है, सभी के नाम लिखें। ये खुद अव्यय से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का, 10 प्रश्न हो गया ना। 6 उधर लघु उत्तरीय में और 4 नंबर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब हमने क्या कर लिया? हमने अपठित गद्यांश कर लिया, अपठित पद्यांश भी कर लिया, हमने अपना व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण का पाठ भी कर लिया। अब बचता है पाठ्य पुस्तक, मतलब हमारे पाठ्य पुस्तक से अब कैसे प्रश्न बनेंगे। पाठ्य पुस्तक से भी जो पहला प्रश्न आएगा वो रहेगा पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्या आ रहा है। पठित गद्यांश, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। देखिए ये पंक्तियां पढ़कर ही हमें समझ में आ जा रही है कि ये किस पाठ की है। कामिल बुलके पाठ की है ना, फादर बुलके पाठ की है ना ये पंक्तियां। तो आपने जो पाठ पढ़ा है तो आपको वो पाठ का सारा सार तो कम से कम आप लोगों को पता होगा। दिमाग में एक सार आ जाएगा तुरंत ये पंक्तियां पढ़ते हुए। सारी पंक्तियों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आ जाइएगा इसके प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है? जिसको देखने करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था।
किसको देखना ऐसा था बताइए। लेखक किसको कह रहे होंगे? लेखक खुद के बारे में तो बात नहीं कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि किसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखिए कितने नंबर का है, 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग कि जो अपठित गद्यांश था उसमें 4 नंबर के प्रश्न आए थे, 1-1 नंबर टिक करने वाले। लेकिन देखिए पठित में क्या है, एक ही वैसा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका लिखित है, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के दिए हुए हैं। फादर को याद करना कैसा और क्यों? फादर को याद करना कैसा होता है, यहाँ पढ़िए। ये भी 2 नंबर की है, तो 4 से 5 पंक्तियां आसानी से लिखना होगा। फिर आता है परिमल से आप क्या समझते हैं, परिमल में क्या होता था? परिमल आपको याद है, इस पाठ में परिमल का एक वर्णन किया हुआ। परिमल एक संस्था थी ना, जहाँ पे ये सारे लेखक और नए नए जो साहित्यकार होते थे, कवि लेखक, वो सब मिला करते थे। और वहाँ कामिल बुल्के जी भी होते थे। वो क्या करते थे, उनकी कविताओं को सुनते थे, तारीफ करते थे, कभी किसी किसी को कुछ आलोचना भी करते थे, किसी में कुछ गलती रहती थी वो भी बताते थे। यही है ना, परिमल वही जगह थी, आप लोगों को याद होगी। जब हम सब इसका उत्तर करेंगे, 2 नंबर की है, तो 4 से 5 पंक्तियों में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग को ये लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। लेखक को क्या घटना याद आती है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, और आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और सबसे आपके लिए अच्छी बात यह होगी कि हर प्रश्न के साथ एक ऑप्शन होगा अथवा में, मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, अथवा में आपको कोई एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। मगर मान लीजिए आपको कोई एक पाठ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो, तो और आपका अगला जो क्वेश्चन है किसी दूसरे पाठ से आ गया, तो अगर आप एक नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे ना, जिसका आप उत्तर दे सकते हैं। तो ये इस तरह से जो अथवा करके दे रहा है, आपकी सुविधा इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अथवा भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? आप इसका उत्तर भी लिख लीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न है, आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। और या तो अगर आप वो नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे जब हम लोग उत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कहानी यह भी में, मैंने अभी अभी इस पाठ का नाम लिया था। देखिए ये पाठ आपका बहुत जरूरी पाठ है, या बोला जाए कि इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये पाठ आप छोड़िएगा नहीं, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, इससे प्रश्न तो बनेगी। कुछ ऐसे पाठ होते हैं हमारे पुस्तक में जो आप दिमाग में लेकर चलिए कि इन पाठों से कोई ना कोई प्रश्न तो बनेगा ही। जैसे कन्यादान है, कन्यादान से प्रश्न बनेगा ही। छाया मत छूना, ये दोनों कविताओं से देखिएगा प्रश्न बनेगा ही बिल्कुल। और उसके बाद है यह कहानी, ये भी। इसके अतिरिक्त है दंतुलित मुस्कान। देखिएगा दंतुलित मुस्कान वाली जो कविता है उसकी पंक्तियां आपको पठित गद्यांश में जरूर, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि दंतुलित मुस्कान वाली पंक्तियां जरूर आपको पठित काव्यांश के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग ये क्या अवहेलना नहीं करिएगा, उसको बहुत ध्यान से पढ़कर चलिएगा। आगे देखिए क्या है इसमें। एक कहानी यह भी में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? अथवा सहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? आपने पढ़ी है, आप इसके अपने शब्दों में लिखेंगे और आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, तो 4 से 5 पंक्तियां, और अगर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो आप 6-7 पंक्तियां जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने गद्यांश देख लिया पठित, अब आता है पठित पद्यांश। ठीक है, देखिए पठित पद्यांश में क्या है। ये जो पंक्तियां हैं, आपने पंक्तियां पढ़ी, देखिए सूर का नाम आ गया। जहां सूर का नाम आया आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास की है ना, पदावली की पंक्तियां जो भ्रमर गीत से ली गई है। जी बिल्कुल, आपने इसको पढ़ा भी होगा। प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी हमने समझा है, और जो जो शब्द हैं कठिन, जिसका आप लोग अर्थ नहीं जानते हैं, उसको बता कर हमने ये पंक्तियां अच्छे से पढ़ी हैं। तो बिल्कुल आराम से ये समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी इसके माध्यम से कौन कह रही है ये सारी बातें? ये तो गोपियां कह रही है। किससे? उद्धव से। देखिए जब आप ये सूरदास के पद पढ़ते हैं तो दिमाग में लेकर चलिए सबसे बड़ी बात कि इसके जो मुख्य पात्र हैं कौन कौन है। एक तो है उद्धव, जो आए हैं कहाँ? गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेशा लेकर। ठीक है, दूसरी कौन है? गोपियां।
और तीसरे कौन है? श्री कृष्ण। सारे चीज का मूल कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ही उद्धव को भेजा कि जाओ जाके गोपियों को बताओ कि मैं नहीं आ सकता। और गोपियां क्या है? बिल्कुल व्याकुल है कृष्ण से मिलने के लिए। तो वो तरह तरह के उदाहरण देकर बताती है उद्धव को कि किस तरह का उनका प्रेम है। उद्धव उस चीज को समझ नहीं सकते हैं, तो सारी पंक्तियों में तरह तरह के उदाहरण दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों के लिए नए हैं, आपने उनका अर्थ भी देखा होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हमने पढ़ा ही अच्छे से। हम लोग जब उत्तर डिस्कस करेंगे तो हम लोग हर पंक्ति का अर्थ अच्छे से देखेंगे ताकि ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसमें कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। इसमें बन रहे हैं नंद नंदन किसे कहा गया है, योग की आवश्यकता किसे है और क्यों। देखिए 1 नंबर का प्रश्न मैंने जो बोला अभी चिन्हित करने के लिए, और उसके बाद जो 2 नंबर का प्रश्न बन रहा है वो भी आपको अति लघु उत्तरीय मतलब आपको लिखना है ना। अभी गद्यांश में भी हमने देखा कि 1 ही नंबर का प्रश्न था जो चिन्हित करने वाला था, बाकी लिखने वाला ही था। ये भी लिखने वाला है, योग की आवश्यकता किसे है और क्यों है। चलिए आगे देखते हैं। गोपियां अपने हरि की तुलना हारी की लकड़ी से क्यों करती हैं? गोपियां अपने हरि की तुलना हारी की लकड़ी से क्यों करती है? प्रश्न है 2 नंबर का और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि जब हमने ये पढ़ा उद्धव गोपी संवाद, उसमें गोपियां जब बता रही है उद्धव को कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए कैसा है, श्री कृष्ण उनके लिए क्या मायने रखते हैं, वो क्या सोचती है उनके बारे में, तो वो एक पक्षी का उदाहरण देते हैं। कौन सा पक्षी? हारी। हारी क्या करता है? अपनी पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है, उसको छोड़ता ही नहीं है, सोता है जागता है, वो लकड़ी उसके पैर में ही रहती है, जैसे वो उसके एक शरीर का अंग हो। उसी तरह गोपियों का क्या है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, श्री कृष्ण को तो भूल ही नहीं सकती हैं। और उद्धव क्या उनको राय दे रहे हैं कि आप लोग श्री कृष्ण को भूलिए, लौकिक प्रेम को भूलिए और ईश्वर से प्रेम करिए। ये संभव है गोपियों के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए प्रश्न देखिए किस तरह का है। जब आपने उसका भावार्थ हमने पढ़ा है उद्धव और गोपी संवाद का, तो हमने बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझा है। ठीक है, आगे जब हम इसका उत्तर करेंगे तभी भी हम ये चीजें देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। योग को गोपियां किसके समान बताती हैं और क्यों? वो जैसा बता रही है आखिर वैसा क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, वही आप लोगों को लिखना है। 4 से 5 पंक्तियां इसके लिए बहुत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 2 प्रश्न है, हर प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अभी तक हमने 2 नंबर के प्रश्न किए ना। चलिए अब कितने नंबर का प्रश्न है? 2 प्रश्न है, एक प्रश्न है 4 नंबर का, मतलब 15 से 16 पंक्तियां, 14 से 15 पंक्तियां, मतलब 16 के अंदर 16 पंक्तियों के अंदर आपका उत्तर होना चाहिए। क्या है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? अथवा कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? देखिए दोनों जो प्रश्न है, दोनों प्रश्न के पीछे इतनी अच्छी भावना से ये प्रश्न, मतलब जो भावार्थ है इन प्रश्नों का बहुत ही अच्छा है। इस सारे ये जितने भी पाठ हैं आपकी हिंदी के, पद हो या कविता हो या रेखा चित्र हो, अगर उसको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो ये सारे पाठ इतने आसान है कि आप एक एक कक्षाओं में इन सारे पाठों को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए, हम लोग आगे देखते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? बताइए, ये किसकी कविता है? उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता से ये प्रश्न बन रहा है। हमने जब उत्साह पढ़ा तो हमने क्या देखा, उसमें कवि क्या कह रहे हैं, बादलों को क्या कह रहे हैं। ये 4 नंबर का है, 15 से 16 पंक्तियां आप लोगों को लिखनी है ना। चलिए आगे देखते हैं। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? अथवा माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? दोनों प्रश्न मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि कन्यादान बिल्कुल जरूरी है और छाया मत छूना, दोनों कविताएं जरूरी है। दोनों कविताओं से आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए 4 नंबर वाले प्रश्न में इन प्रश्नों को डाला गया है, इसकी विशेषता आप समझिए। 4 नंबर आपको एक बार में अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं, है ना। 8 नंबर आपके बनते हैं, आप आसानी से इन दोनों का उत्तर दे सकते हैं। दोनों प्रश्न इतने आसान है। अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा है कन्यादान को और छाया मत छूना को, तो दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है। हम लोग इसका आंसर डिस्कशन में देखेंगे इन दोनों प्रश्नों को। ये भी 4 नंबर के, मतलब 15 से 16 पंक्तियां हम लोग इसके लिए भी निकालेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न क्या है? कृतिका से प्रश्न आ गया,
माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करें जो आपके दिल को छू गए हो, अथवा कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। दोनों ये जो है कृतिका के पाठ है ना, ये साना साना हाथ जोड़ी और वो माता का आंचल, ठीक है, दोनों पाठ आपने पढ़ रखे हैं। प्रश्न है 5 नंबर का। देखिए अब आपके नंबर भी बढ़ गए, कृतिका से सिर्फ 2 ही पाठ आ रहे हैं, 2 पाठ हैं, बहुत आसान है, आपको पढ़ना भी मुश्किल नहीं है, हमने उनको कर रखा है। आप लोग उसको देखिए और आराम से देखिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है इसको समझना। 5 नंबर का प्रश्न है, आपको कितना लिखना है, कम से कम 1.5 पेज इसका उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। हमने अपठित गद्यांश देखा, अपठित काव्यांश देखा, उसके बाद हमने अपना व्यवहारिक व्याकरण देखा, उसके बाद हमने पठित गद्यांश, पठित काव्यांश देखा, फिर अपने पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न देखें किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। अब सबसे हमारी अंतिम जो श्रेणी आती है वो है रचना लेखन। हमें रचना लेखन में क्या क्या करना है, विज्ञापन करना है, निबंध करना है और आवेदन पत्र और एक साधारण पत्र, यही करना है ना। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आ रहा है। प्रश्न है दूरदर्शन का प्रभाव, भूमिका, लाभ, हानियां, निष्कर्ष, पर्यावरण प्रदूषण, उसका भी भूमिका, प्रदूषण का अर्थ, प्रकार, कारण, दुष्परिणाम, प्रदूषण रोकने के उपाय, भारतीय किसान, सरल जीवन, परिश्रमी अभाव, दुर्व्यवस्था के कारण और निष्कर्ष। देखिए ये जो सारे टॉपिक दिए गए बिल्कुल आपके आप आसानी से उनसे जुड़ पाइएगा। टीवी, दूरदर्शन जो आप लोग देखते भी हैं, सबसे पहले दूरदर्शन का अर्थ स्पष्ट करिए। दूरदर्शन मतलब दूर के दर्शन। टेलीविजन, टेलीविजन का भी वही अर्थ है, दूर से किसी चीज को आपके सामने लाना, दूर का विजन टेलीविजन, और दूर का दर्शन दूरदर्शन। मतलब दूरदर्शन में क्या होता है, किस कहीं भी पूरे विश्व की दूर दूर की चीजों को आप अपने घर बैठे जिस चीज में देख सकते हैं वो चीज क्या है, टेलीविजन। बहुत सारे लाभ है, बहुत सारी हानियां जो आप जिसको आपको लिखवाना है। तो सबसे अंतिम में आप क्या लिखिएगा, अपना निष्कर्ष। निष्कर्ष जो होगा वो आपका अपना होगा, आपका जुड़ा हुआ भी रहेगा कि आप सोचिएगा कि क्या है निष्कर्ष में आप क्या कहना चाहते हैं, है ना। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा रचना लेखन, इसमें हमें कैसे लिखना है। चूंकि ये निबंध है, निबंध में सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग के बारे में बताएंगे, अगर उसकी कुछ हानियां हैं तो वो बताएंगे, कुछ लाभ बताएंगे, आलोचनात्मक वर्णन देते हैं ना हम लोग, दोनों बताएंगे कि अगर उससे कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो क्या हो रहा है। उसके बाद लास्ट सबसे अंत में हम लोग क्या बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे। देखिए इन सारे टॉपिक में जो पर्यावरण प्रदूषण है आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इन सारी चीजों से अभी जूझ भी रहे, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप लोग उस पर आपकी समझ भी काफी विकसित है, तो उस पर लिख सकते हैं आप लोग। भारतीय किसान पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने पसंद से कोई भी एक विषय चुनिए और 5 नंबर का 1.5 पन्ने 2 पन्ने बिल्कुल अच्छे से लिखिए। अगर आपके पास समय है, 150 शब्दों की सीमा है, तो 1.5 पन्ने तक तो ये जाएगा, एकदम अच्छे से सजाकर आपको इसको 1.5 पन्ने से नहीं, 1.5 पन्ने से ज्यादा जाएगा जी। 150 शब्द है ना, आपके अपने लिखने की लेखनी पे भी 2 पन्ने तक ये प्रश्न जा सकता है, आराम से आप इसको लिखिए, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखें या 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। आवेदन पत्र लिखना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, तो आप आवेदन पत्र ही चुनिए। अगर इस तरह का कोई भी 2 प्रश्न हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप आवेदन पत्र लिखिए, वो आप लोगों के लिए आसान भी होगा। किसी भी जो वाक्य का जो तरीका बोला जाता है वो आपका गलत इसमें होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसका कि किस तरह से हमें आवेदन पत्र लिखना है। चलिए सबसे अंतिम प्रश्न हमारा बनता है, दर्दनाक तेल का विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें या हर्बल टूथपेस्ट के लिए एक 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। देखिए हमने क्या देखा, हमारा प्रश्न तो हो गया। देखिए यहाँ पर क्रिया से 3 प्रश्न थे, वाक्य से 4, अनेकार्थी से 3 और अव्यय से 10। कितने प्रश्न हैं टोटल, देखिए 20 प्रश्न आपके बनते हैं व्यवहारिक व्याकरण से। हम लोग यहाँ देखेंगे जब हम लोग बात करते हैं व्यवहारिक व्याकरण, कितने प्रश्न बन रहे हैं उससे 20 बन रहे हैं ना। व्यवहारिक व्याकरण से कितने प्रश्न, 20 प्रश्न बने, ठीक है। आपके पाठ से कितने प्रश्न बने थे,
रचना से कितने प्रश्न बने थे अभी हम लोग देखेंगे। रचना से तो कुल 15 नंबर के प्रश्न है ना। और अपठित जो भाग है काव्यांश और गद्यांश, उससे कुल 20 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, पाठ में आ रहा है पठित, पहले हम लोग देखेंगे पठित वाला जो आ रहा है उससे कितने नंबर के प्रश्न, 60, उससे भी 20 नंबर के प्रश्न है। 20 नंबर, 10 नंबर गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश, 15 नंबर रचना है। और पाठ्य पुस्तक से आपके कुल कितने नंबर के प्रश्न हैं? क्या देख रहे थे हम लोग? अपठित 20, व्यवहारिक व्याकरण 20, पठित से 20 नंबर के प्रश्न नहीं है, पठित से बनते हैं 14 नंबर के प्रश्न। ठीक है, पठित से कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं? पठित से बन रहे हैं 14 नंबर के प्रश्न। ठीक है, और बाकी 15 नंबर के उससे, और बाकी जितने प्रश्न बच रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्लास में इस सारे सेट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या है, किस तरीके से हम लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।